हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों साइंस में बायोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया, पिछली जब क्लास हमने ली तो हमने दोस्तों थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को और पैंक्रियाज ग्लैंड को, चारों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो आपकी ग्रंथियां बाकी हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आपके पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि आपके कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि कहां पाई जाती है? ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन आवर फोर ब्रेन। पीनियल ग्रंथि को क्या क्या नाम दिया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को बॉडी की थर्ड आई बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि को शरीर की क्या बोलते हैं? तीसरी आंख कहते हैं दोस्तों। पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख के साथ साथ शरीर की बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, शरीर की सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी कहते हैं। बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी। क्लियर? और दोस्तों पीनियल ग्रंथि को सेरिब्रो एपिफाइसिस कहा जाता है। सेरिब्रो एपिफाइसिस, सेरिब्रो एपिफाइसिस नाम इसका साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम है सेरिब्रो एपिफाइसिस। क्लियर? और दोस्तों जो आपके पीनियल ग्लैंड है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये, शरीर की स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इस हार्मोन का नाम है दोस्तों मेलेटोनिन। क्या नाम है? मेलेटोनिन। क्लियर? और मेलेटोनिन जो हार्मोन है किस किस चीज को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों ये हमारी जो दिनचर्या है, हमारा रूटीन, हमारी दिनचर्या को कंट्रोल करता है। क्लियर? हमारे सोने जागने का समय, जो आपका स्लीप वेक साइकिल है, जो आपका सोने जागने का समय है उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। महिला के अंदर, महिला में जो मासिक चक्र है जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हो, मासिक चक्र या रजत चक्र, महिला में मासिक चक्र या रजत चक्र को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारी त्वचा के रंग को भी कंट्रोल करता है। त्वचा का जो रंग है, पिगमेंटेशन है, त्वचा में जो वर्णकों का सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, टेम्परेचर नियंत्रण में मदद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखेंगे आप कि जो आपकी पीनियल ग्लैंड है दोस्तों ये क्या करती है, ये आपके लैंगिक विकास है ना, आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट, लैंगिक विकास का भी नियंत्रण करती है। क्लियर? यानी कि दोस्तों आपकी बॉडी में जो लैंगिक विकास है, जैसे पुरुषों में लैंगिक विकास जो होता है वो 15 से 16 वर्ष की उम्र में कंप्लीट होता है। महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। यानी महिलाएं 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही मासिक चक्र महिलाओं में प्रारंभ हो जाता है। अंडाणुओं का परिपक्वन जो ओवम है उनका मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि मेल के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 15 से 16 साल की एज में आती है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्रंथि दोस्तों हमारे रूटीन को कंट्रोल करती है। पीनियल ग्रंथि हमारे सोने जागने के टाइम को कंट्रोल करती है। महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है, हमारी स्किन के कलर को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर कंट्रोल में भी हेल्प करती है और बॉडी के सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो है ये आपको आदतें छोड़ने में दिक्कत। क्लियर? जब आप कोई आदतें छोड़ते हो और उन आदतों को छोड़ने पर जो आपको दिक्कतें होती हैं उनको बोला जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम, है ना। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है एक तरीके से विड्रॉल का मतलब क्या होता है? अकाउंट में से पैसे निकालना, है ना। विड्रॉल आता है ना, मनी विड्रॉल, कैश विड्रॉल। तो जनरली विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। तो जब आप अपनी कोई आदत त्यागते हैं
तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि आपको उस आदत को छोड़ने में आपको रुकावट डालती है, मुश्किल डालती है। मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन, अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा। देखो एक चीज समझिए, ये आपके रूटीन को कंट्रोल करती है। मतलब एक चीज आपने देखी होगी कि अगर आप डेली सही समय पर जगते हैं, मतलब एक ही टाइम पर जागते हैं, मान लीजिए आप सुबह 6:30 बजे जगते हो, डेली आपका वही रूटीन है, क्लियर। अब आप अलार्म लगाया आपने 6:30 का, लेकिन अगर आप उसी समय जगते हो ना डेली, तो ये मैं मतलब अश्योर कर सकता हूं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती होगी अलार्म सुनने की। 6:30 पर अलार्म बजेगा, आपकी नींद 6:28 6:27 पे खुल जाएगी और आप खुद उस अलार्म को पोस्टपोन कर दोगे, क्लियर। आपको सुबह जाना है कहीं, आपका कोई पेपर है, आपको ट्रेन पकड़नी है सुबह 7 बजे, ठीक है, आपको तैयार होना है 5 बजे, तो आपको जगना है 5 बजे, ठीक है, फिर तैयार होना है 5 से 7 के बीच में, तो 5 बजे आपको जगना है, आप सीरियस हो, तो आपकी नींद 5 बजने से कुछ समय पहले ही क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। गांव में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह अगर जल्दी जगना हो तो अपना जो सिरहाना होता है, सिरहाना किसको बोलते हैं गांव में, जनरली तकिया, जहां पे आप सर रखते हो, बिस्तर का वो हिस्सा जहां पे आप सर रखते हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने बिस्तर से कह के सो जाना कि मुझे 5 बजे जगा देना, वो जगा देगा। जनरली आप बिस्तर को नहीं बोलते, आप अपने ब्रेन को बोलते हो। आपका ब्रेन पीनियल ग्रंथि को ये बात याद दिलाता है, क्लियर। अगर आप डेली खाने पीने का टाइम आपका सेम है, मतलब डेली आप दिन में 12 बजे खाना खा रहे हो, रात को 8 बजे खाना खा रहे हो, तो चाहे आप कितने ही बिजी हो, दिन में जैसे ही 12 बजने वाले होंगे, उसके आसपास के टाइम में आपको ऑटोमेटिकली एक इंडक्शन आएगा कि आप घड़ी की तरफ देखोगे, अरे खाना खाने का टाइम हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी पीनियल ग्रंथि है जो आपकी बॉडी पर एक नजर रखती है, इसीलिए थर्ड आई बोला गया है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ चीजें खाने की आदत होती है, बहुत से लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है, बहुत से लोग गुटखा खाने की आदत होती है, बहुत से लोगों को डेली ड्रिंक करने की आदत होती है, बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है। सुबह सुबह उनको चाय ना मिले तो उनका प्रेशर ही नहीं बन पाता, है ना। तो ऐसे लोग जो जनरली आदतन किसी चीज को लगातार किसी समय पर रूटीन में रिपीट करते हैं, तो जनरली उनके रिपीटेशन का जो टाइम है उस समय पीनियल ग्रंथि तुरंत से याद दिलाती है, पी चाय, पी चाय, पी चाय, खा गुटखा, खा गुटखा, खा गुटखा, ऐसा फीलिंग आती है उनको। अगर वो नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, गुस्सा सा आने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर गुटखा खाए नहीं, सुबह सुबह तंबाकू नहीं खाए, तो भाई साहब उनका जो है वो दीर्घ शंका नहीं हो पाती। दीर्घ शंका समझते हो, एक तो होती है लघु शंका और एक होती है दीर्घ शंका, ठीक है। तो सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाते, है ना, शौच से निवृत्त नहीं हो पाते अच्छे से अगर वो तंबाकू गुटखा ना खाए। तो पीनियल ग्रंथि का सिस्टम है। तो जब आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ते हो तो कुछ दिन के लिए जो पीनियल ग्रंथि है वो उन चीजों को याद दिलाती है। क्यों याद दिलाती है? क्योंकि आपके ब्लड में, आपकी सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को उन जो केमिकल्स है उनकी क्या लग चुकी है, आदत। तो ब्रेन उन्हें रिपीट करता है, वो चीज कहां है आज, वो डेली जो तू तंबाकू खाता है हंसमुख जर्दा, वो आज क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो कहां गया, मार्केट में नहीं मिलता क्या खाना, ऐसा। तो याद दिलाता है पीनियल ग्लैंड, जर्दा खा, गुटखा खा, बीड़ी पी, सिगरेट पी, क्योंकि आज क्यों नहीं पी रहा, बीड़ी, कंगाल हो गया क्या, पैसे नहीं है तेरे पास, कहीं से भी ला बीड़ी पी तो पी, ऐसे याद दिलाता है। अगर कुछ लोग जिनकी विल पावर अच्छी होती है, जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, वो मन में सोचते हैं नहीं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, वो अपने आप को ही मना कर देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बात यही है कि पीनियल ग्लैंड आपके इन सब चीजों का कंट्रोल करती है। क्लियर? यहां तक समझिए, क्लियर? तो पीनियल ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। बॉडी की थर्ड आई कहते हैं, बॉडी की बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक कह रहे हैं, लैंगिक जैविक घड़ी, सेरिब्रो एपिफाइसिस भी कह रहे हैं, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। हार्मोन का नाम मेलेटोनिन है, जो कि हमारी दिनचर्या, हमारे सोने जागने के क्रम, महिलाओं में मासिक चक्र, रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है और हमारे लैंगिक विकास में भी हेल्पफुल है। ठीक है? आदतें छोड़ने में दिक्कत करता है, यानी जब आप आदतें छोड़ते हो, अपनी पुरानी आदतें छोड़ते हो, तो कुछ दिन आपको समस्याएं होती हैं, उनको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। और वो विड्रॉल सिंड्रोम के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि जिम्मेदार है। ठीक है? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं पीनियल के बारे में कुछ और बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है भाई? चलिए, तो बिल्कुल प्रणाम भाई लोग, प्रणाम आप सबको। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने विश किया और आप जैसे विद्यार्थियों से, देखो गुरु विद्यार्थी से होता है और विद्यार्थी गुरु से होते हैं। ये जस्ट एक म्यूचुअलिज्म है, सहभोजिता का रिश्ता है, सहजीवन, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ठीक है? तो वही है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। मैं, हमारी टीम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपको खड़े मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पीनियल से रिलेटेड कुछ और। दोस्तों याद रखिएगा एक कंसेप्ट,
एक कंसेप्ट है कि बचपन से अंधे बच्चों में, बचपन से अंधे बच्चों में, बचपन से जो अंधे बच्चे होते हैं, बचपन से अंधे बच्चों में लैंगिक विकास जल्दी होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, बचपन से अंधे बच्चों में लैंगिक विकास क्या होता है, जल्दी होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? बचपन से अंधे बच्चों में लैंगिक विकास क्या होता है, जल्दी होता है। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों मेलेटोनिन। क्लियर? मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। कुछ बच्चे जो जन्म से अंधे हैं उनमें मेलेटोनिन हार्मोन कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दर्शाता है जिसके कारण उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट सामान्य बच्चों की तुलना में जल्दी हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए जो जन्म से अंधे बच्चे हैं उनमें किस ग्रंथि के कारण लैंगिक विकास या प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, तो आप कहेंगे सर पीनियल के कारण। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, पीनियल ग्रंथि, जैसे मैंने आपको थाइमस के बारे में बताया था कि थाइमस ग्रंथि बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो जाती है, तो पीनियल ग्रंथि 50 प्लस की एज के बाद क्या हो जाती है, इनएक्टिव। यानी 50 प्लस की एज के बाद देखिए महिलाओं में मासिक चक्र भी समाप्त हो जाता है। 45 से 50 वर्ष की एज के बाद आपकी स्किन का कलर भी फिक्स हो गया, आपकी आदतें, आपका रूटीन भी लगभग तब तक सेट हो जाता है, साथ ही साथ आप जो है लैंगिक विकास भी आपका हो जाता है, तो पीनियल का कोई रोल नहीं रह जाता। तब दोस्तों पीनियल ग्रंथि इनएक्टिव हो जाती है या कह सकते हो कमजोर पड़ जाती है। तब इसको दोस्तों एक नाम दिया जाता है सैंड ऑफ ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है, सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत। जैसे रेगिस्तान में रेत का कोई योगदान नहीं है, रेत किसी काम नहीं आती, ना मकान बना सकते, ना बर्तन बना सकते, मिट्टी के किसी काम नहीं आती रेत। क्लियर? तो इसी तरह याद रखिएगा जो पीनियल ग्लैंड है वो भी 50 साल की एज के बाद आपके रेत की तरह बिना किसी काम की हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सैंड ऑफ ब्रेन। इसलिए इसको मस्तिष्क की रेत के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये पीनियल ग्रंथि के बारे में जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट ग्लैंड की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। देखिएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एड्रीनल। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधि का मतलब होता है ऊपर और वृक्क का मतलब किडनी। तो दोस्तों ये किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। अब देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, डिटेल में पूरा मटेरियल आपको डिलीवर करूंगा। ओके, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चाहूं और चाहते टीचर जैसा करते हैं कि आधा अधूरा कंटेंट देके आपको खुश कर दिया होता, लेकिन भैया वो मेरी मतलब नेचर में ही नहीं है कभी। क्लियर? तो अधिवृक्क ग्रंथि की बात सबसे पहले कर रहे हैं दोस्तों। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल। दोस्तों एड्रिनल के दो भाग है, एक भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक भाग क्या है बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर? और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा भाग है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, दो भाग हैं दोस्तों। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं, क्लियर, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनमें 2 से 3 प्रकार के ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे पहला ग्रुप है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। समझिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, कॉर्टिकॉइड का मतलब है कॉर्टेक्स से निकलने वाले। दोस्तों ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, तो जनरली इनको बोला जाता है शर्करा संतुलक हार्मोन। शर्करा संतुलक हार्मोन। क्लियर? यानी ये वो हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से निकलते हैं और ये बॉडी में शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये पूरा ग्रुप है, तो इस ग्रुप का जो फेमस एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है वो है दोस्तों कार्टिसोल। क्या नाम है, कार्टिसोल। कार्टिसोल एक टाइप का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। क्लियर? दूसरी बात करेंगे, दूसरी जो है उन्हें बोला जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या हो गया, कॉर्टेक्स से निकलने वाले वे हार्मोन जो मिनरल्स का क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो इन्हें बोला जाता है लवण संतुलक हार्मोन। क्या बोलेंगे इनको, लवण संतुलक हार्मोन। ये साल्ट्स को बैलेंस करते हैं और ये भी एक ग्रुप है, तो इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है,
एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, क्लियर। और तीसरे नंबर पर दोस्तों गोनेडोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। एक आपको वर्ड बता रहा हूं, गोनेड्स, है ना। गोनेड्स का मतलब होता है जननांग। हमारे जननांगों को, वृषण और अंडाशय को मिलकर क्या बोलते हैं, गोनेड्स। तो जनरली ये लिंग संतुलक हार्मोन है, यानी ये आपकी बॉडी के लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, लिंग संतुलक हार्मोन, क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 3 टाइप के हार्मोन्स दोस्तों कहां से निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एक जो शुगर कंट्रोल करते हैं, दूसरे जो मिनरल्स कंट्रोल करते हैं, तीसरे जो आपके लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि दोस्तों सेक्स हार्मोन्स वृषण और अंडाशय के अलावा किस ग्रंथि से निकाले जाते हैं, तो एड्रिनल से। ये जो हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप सेक्स हार्मोन्स कह सकते हो, क्योंकि ये आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब एड्रिनल मेडुला की बात आती है दोस्तों, यहां पे 2 हार्मोन है, एक है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन को क्या कहते हैं, एड्रिनलिन। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रिनलिन भी कह सकते हो, नॉर एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन की तो बात ही निराली है भाई। एड्रिनलिन हार्मोन दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। एड्रिनलिन हार्मोन को दोस्तों क्या बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, क्लियर, आपातकालीन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को संकट मोचक हार्मोन कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को तनाव नियंत्रक हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस कंट्रोलर हार्मोन कहते हैं, तनाव नियंत्रक। एड्रिनलिन हार्मोन को F3 या 3F हार्मोन कहते हैं। F3 3F का मतलब क्या है बच्चों, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, डर लगना, डर से लड़ना और उड़ जाना, क्लियर, लड़ो उड़ो हार्मोन, इसी को आप लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। और इसी को आप करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, करो मरो हार्मोन। तो दोस्तों एड्रिनलिन करता क्या है, एड्रिनलिन दोस्तों डर या तनाव के समय, याद रखिएगा, एड्रिनलिन क्या करता है, डर या तनाव के समय, अभी बताऊंगा मैं, आपके रोंगटे खड़े कर देता है, आपके कपकपी ला देता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, पसीने ला देता है। क्यों करता है ऐसा, ताकि डर जो है उसका इफेक्ट आपके हार्ट तक ज्यादा ना जाए और जो है आपकी डेथ ना हो। ओके, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी डर के प्रभाव को शरीर के अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करता है। तो दोस्तों हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग है बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स में 3 टाइप के ग्रुप्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। ग्लूको से ग्लूकोज मतलब शर्करा का संतुलन करते हैं, इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड दोस्तों जो लवण संतुलक हार्मोन है, ये मिनरल्स का बैलेंस करते हैं, एल्डोस्टेरोन। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड लिंग संतुलक हार्मोन है, जिन्हें आप सेक्स हार्मोन कहते हैं। इसका कोई एग्जांपल अलग से नहीं दिया है एनसीईआरटी ने। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोस्तों, एड्रिनलिन जनरली क्या करता है, जनरली जब आपको डर लगता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का, उसको धीरे धीरे बैलेंस करने का काम करता है, उसके इफेक्ट को धीरे धीरे पूरी बॉडी में बिखेरता है, जिससे कि एक किसी ऑर्गन पर उसका इफेक्ट नहीं आता और आपके ऑर्गन फेल्योर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्लियर। तो कपकपी ला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा, हृदय गति बढ़ा देता है एड्रिनलिन, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है एड्रिनलिन, याद रखिएगा, क्लियर। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि आपके हार्ट को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, कौन सी ग्रंथि आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को सीधा इफेक्ट कर सकती है, तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड है और हार्मोन का नाम क्या है, एड्रिनलिन। तो इसीलिए एड्रिनलिन को दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी यार, डर जब तनाव लग रहा हो इमरजेंसी है, संकटमोचक, तनाव नियंत्रक, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन, F3 या 3F हार्मोन, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, करो मरो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, किसको बोलते हैं दोस्तों, एड्रिनलिन को। क्वेश्चन आता है तनाव या चिंता के समय आपकी बॉडी में किस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, एड्रिनलिन का। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक सामने शेर आ गया, अचानक से कोई बड़ी गाड़ी आ गई, आपकी बॉडी में सडन से एड्रिनलिन का लेवल बढ़ जाएगा। आप ऑफिस से घर गए, आपने कमरे को अनलॉक किया, गेट खोला, सांप लटका हुआ दिखाई दिया, है ना, आपके बॉडी में एड्रिनलिन का लेवल बढ़ जाएगा। जब जब डर, स्ट्रेस और जब जब चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, तब तब एड्रिनलिन का लेवल क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं
कि सर ये जो एड्रेनलिन है इसका उल्टा लिखा हुआ है नॉर एड्रेनलिन, तो इसका मतलब ये दोनों उल्टा काम करते होंगे? नहीं, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन जो है ये क्या करते हैं, ये एड्रेनलिन के काम में ही हेल्प करते हैं, एड्रेनलिन की क्रिया में ही क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों एक दूसरे के मिलकर ही काम करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एड्रेनलिन के बारे में जानना जरूरी है। नोट्स में सब कुछ आपके डिटेल लिखा हुआ है। एक चीज और दोस्तों, मतलब एड्रेनलिन क्या कर रहा है, एड्रेनलिन आपको निडर बना रहा है, आपके अंदर से डर निकाल रहा है। तो ऐसा सुनने में आता है कि जो हिटलर है, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्टेटर तानाशाह रहा था, तो वो अपने सैनिकों को एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगवाया करता था, जिससे कि वो उनका डर धीरे धीरे करके निकल गया। वो एक निडर मतलब सैनिक का काम किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा एड्रिनल के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, अधिवृक्क के बारे में काफी हद तक हमने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ी हैं। अभी मैं आगे अपनी जानकारी को बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। पेन डार्क करें, ठीक है कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, पेन डार्क कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए भैया, देखो भैया अभी एक चीज समझिएगा। क्या समझेंगे आप? समझेंगे दोस्तों, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोनों की कमी अगर हो जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट डिजीज से आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की कमी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की कमी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की कमी अगर होगी तो आपको रोग देखने को मिलेंगे, एडिशन रोग, एडिशन रोग, या दूसरा रोग देखने को मिलेगा कांस्य वर्णता, ब्रोंजी, है ना, यानी स्किन का कलर आपके कांसे के जैसा हो जाएगा। क्लियर? ये कमी से। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की अधिकता से कौन सी डिजीज होगी? तो दोस्तों अधिकता से आपके कॉन्स व कुशिंग रोग। केवल नाम ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जैसी बुकलेट में तो नाम भी पूरी तरीके से नहीं है, जबकि 11th क्लास की बुकलेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम तो मतलब काफी हद तक आगे आ चुके। तो याद रखिएगा क्या कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोनों की अगर कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज देखने को मिलती है दोस्तों? आपको एडिशन डिजीज या कांस्य वर्णता डिजीज देखने को मिलती है। अगर अधिकता हो जाती है तो कॉन्स एंड कुशिंग डिजीज आपको देखने को मिलती है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं। क्लियर? ठीक है। अब एड्रिनल के बाद अगली हमारी यात्रा जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी का मतलब साइज में बड़ी नहीं है, पढ़ने के हिसाब से बड़ी है, मतलब सबसे ज्यादा हार्मोन्स आप इसी ग्रंथि में पढ़ेंगे। और इस ग्रंथि का नाम बिल्कुल मैं लिखने जा रहा हूं, पिट्यूटरी, जिसको आप मास्टर ग्रंथि कहते हो, पीयूष। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस, पीनियल को एपिफाइसिस बोलते हैं, ये ब्रेन में होती है। पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में, और वही अग्र मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर और वही अग्र मस्तिष्क। लेकिन याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस, है ना। पीनियल को हमने एपिफाइसिस कहा था। क्लियर? और एपिफाइसिस इसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस। क्लियर? ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा। पिट्यूटरी ग्लैंड के देखा जाए तो 3 भाग हैं, ठीक है, लेकिन मानव में मोस्टली 2 हम पढ़ते हैं। एक दोस्तों पढ़ते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर? और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस को आप जनरली कहते हैं अग्रपीयूष, अग्रपीयूष, एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्रपीयूष। क्लियर? और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको क्या बोला जाता है? पश्चपीयूष। क्लियर है ना। अब देखा जाए तो थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं। एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 2 पार्ट हैं, पार्स डिस्टिलिस, पार्स डिस्टिलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया मानव में, मनुष्य में बहुत कम विकसित है, तो इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट है पश्चपीयूष, इसको पार्स नर्वोसा बोला जाता है, नर्वोसा।
तो देखा जाए तो अग्र पीयूष को आप पार्स डिस्टिलिसी कह सकते हो मानव के रेफरेंस में, और पश्च पीयूष को आप क्या कह सकते हो, पार्स नर्वोसा। पीयूष ग्रंथि को आप क्या कहते, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि दोस्तों मटर के दाने के आकार की है, मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। पीनियल के बाद सबसे छोटी ग्रंथि है, 0.5 से 0.6 ग्राम वेट है इसका, 0.5 से 0.6 ग्राम द्रव्यमान होता है पीयूष ग्रंथि का। ओके, पीनियल के बाद सबसे छोटी ग्रंथि इसको माना जाता है। क्लियर। अब बात आती है कि जो आपके अग्र पीयूष है और जो आपके पश्च पीयूष है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं जिनको आपको याद करना है और जो एग्जाम्स के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं। देखिएगा, बात कर रहे हैं अग्र पीयूष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अग्र पीयूष। देखिएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि में सबसे पहला जो हार्मोन है इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का मतलब है शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करेगा। क्लियर। वृद्धि हार्मोन का नाम है एसटीएच। एसटीएच का मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन, एसटीएच। क्लियर। अब दोस्तों वृद्धि हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या आएगा, बौनापन। अगर अधिकता हो जाती है, अधिकता, तो बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है, बच्चे में अगर अधिकता से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, अतिकायता। अतिकायता जिसको बोला जाता है जाइजेंटिज्म। शरीर जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। क्लियर। ओके। और वयस्क में कौन सा रोग हो जाता है, एक्रोमेगेली, है ना। मतलब शरीर की लंबाई वगैरह तो बढ़ चुकी, लेकिन उसके बाद वृद्धि हार्मोन की अधिकता हुई है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी के जो विकसित हो चुके अंग हैं वही कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा गया, कहीं से मतलब शरीर बेडौल बन जाता है इसके अंदर। तो याद रखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन, अधिकता से बच्चों में अतिकायता, जाइजेंटिज्म, और एडल्ट में कौन सी डिजीज दोस्तों, एक्रोमेगेली डिजीज। क्लियर। दूसरे हार्मोन की बात करते हैं तो दूसरे हार्मोन, अच्छा पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, किसकी सहायता से करेगी, हार्मोन्स की सहायता से। जैसे टीएसएच हार्मोन, टीएसएच के द्वारा किस पर कंट्रोल करेगी, थायराइड पर, या कंट्रोल टीएसएच के द्वारा थायराइड पर कंट्रोल करेगी। एसीटीएच, एसीटीएच में ए और सी का मतलब है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका मतलब इसके द्वारा किस पर कंट्रोल करेगी, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग पर कंट्रोल करेगी। क्लियर। केवल नाम पढ़े, डिटेल में भी आपको नोट्स में मिलेगा। इसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड को प्रेरित करने वाला हार्मोन। एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को कंट्रोल करने वाला हार्मोन। ठीक है। इसी तरह जो चौथा आप पढ़ेंगे वो आप देखेंगे एमएसएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिन हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिन का मतलब होता है प्रेरक। अब ये मेलेनोसाइट क्या फफूंद आ गई भाई साहब, दोस्तों मेलेनोसाइट वे कोशिकाएं हैं जो त्वचा में मेलेनिन वर्णक का उत्पादन करती हैं। क्लियर। तो जनरली कह सकते हो त्वचा की मेलेनोसाइट कोशिकाओं पर नियंत्रण। और त्वचा की मेलेनोसाइट कोशिका जो है ये वो कोशिकाएं हैं जो कि मेलेनिन वर्णक का क्या करती हैं, मेलेनिन वर्णक का उत्पादन करती हैं। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर पर तिल व चकते, शरीर पर जो तिल व चकते पड़ जाते हैं उनका कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो आपका आंसर जाएगा दोस्तों एमएसएच। क्लियर। 5वें नंबर पर हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन। लैक्ट वर्ड छिपा हुआ है, लैक्टोज से मिलता जुलता है, इसको मेमोट्रोपिक भी बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड के हिसाब से, और इसको दोस्तों एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच कहते हैं। एलटीएच दोस्तों ये क्या करेगा, दुग्ध निर्माता हार्मोन है, आपकी स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को प्रेरित करेगा, ये दुग्ध निर्माता हार्मोन है। क्लियर।
5 हार्मोन हो गए। और दोस्तों छठवां जो ग्रुप है उनको बोला जाता है जनद हार्मोन। और आपको पहले भी बोला है कि जनद का मतलब है हमारे जननांग, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। तो दोस्तों ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये 2 टाइप के होते हैं, एक है LH और एक है FSH। LH FSH क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिएगा, अग्रपीयूष से पहला हार्मोन दोस्तों ग्रोथ हार्मोन है, जिसको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत की ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, आपके पिट्यूटरी से। कमी से बौनापन, अधिकता से बच्चे में अतिकायता, है ना, भीम कायता भी आता है, भीम के जैसा विशाल शरीर जाइजेंटिज्म, और वयस्क में एक्रोमेगली डिजीज। TSH के द्वारा पिट्यूटरी थायराइड पर कंट्रोल करती है, ACTH के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कंट्रोल करती है, MSH के द्वारा त्वचा की मेलानोसाइट सेल पर नियंत्रण करती है, पीयूष ग्रंथि जो कि त्वचा के रंग को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ बॉडी पर तिल व चकत्ते पड़ जाते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, लैक्टोजेनिक, ममोट्रोपिक, लैक्टोट्रोपिक, सब में लैक्टो या मेमो का मतलब है मेमोरी ग्लैंड्स और लैक्टो का मतलब है लैक्टोज शुगर। ओके, इसका मतलब ये दूध बनाने वाला हार्मोन है, महिला की स्तन ग्रंथियों को प्रेरित करता है ताकि वो अपने शिशु के लालन पालन के लिए दूध का उत्पादन करे। क्लियर। और दोस्तों उसके बाद है जनद हार्मोन, जिनको LH या FSH बोला जाता है। LH FSH का क्या रोल है अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद LH FSH के काम और पश्च पीयूष से कौन से हार्मोन निकलते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों LH, अब ये LH FSH पुरुष महिला दोनों में होते हैं दोस्तों। LH को बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH को बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बोला जाता है पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब समझिएगा दोनों का पुरुष और महिला में काम अलग अलग है। क्लियर। देख लीजिए दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रेरित करता है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, व महिला में एस्ट्रोजन के उत्पादन का नियंत्रण। महिला में, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, महिला में एस्ट्रोजन के उत्पादन में कंट्रोल करता है। ये टेस्टोस्टेरोन आपको पता है नरजनन हार्मोन है और एस्ट्रोजन आपके मादा जनन हार्मोन है। क्लियर। अच्छा, महिला में अंडोत्सर्ग को, महिला में ओव्यूलेशन, महिला में ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग को कंट्रोल करता है। अंडोत्सर्ग क्या है दोस्तों, है ना, समझाता हूं मैं। अंडोत्सर्ग होता है दोस्तों महिला का जो मासिक चक्र होता है उसके बीच में 13वें, 14वें, 15वें दिन, है ना, मासिक चक्र मान लीजिए 28 से 30 दिन का है, तो 14वें, 15वें दिन जो है, जो अंडाणु है, ओवम है, वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसी समय अगर मैथुन क्रिया के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा या परखनली शिशु तकनीक के द्वारा डायरेक्ट गैमेट को ट्रांसफर कर दें सीधा महिला के फैलोपियन ट्यूब में, या फिर शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में मुक्त कर दिए जाएं, तो ऐसी कंडीशन में वो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब अंडोत्सर्ग के आसपास का समय जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसी समय ओवम अवेलेबल है, अंडाणु अवेलेबल है, शुक्राणु बाहर से अवेलेबल हो जाते हैं मैथुन क्रिया के द्वारा या फिर आर्टिफिशियली, तब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पुटिका प्रेरक हार्मोन दोस्तों पुरुष में शुक्राणु निर्माण और महिला में अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता है। पुरुष में शुक्राणु निर्माण, पुरुष में स्पर्म फॉर्मेशन और महिला में अंडाणु विकास। पुरुष में शुक्राणु के विकास और महिला में अंडाणुओं के विकास को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब LH आपके हार्मोन से रिलेटेड है, जो जनन हार्मोन से उनसे, और FSH जो है वो आपके युग्मकों से रिलेटेड है। नर युग्मक आपका शुक्राणु है और मादा युग्मक आपका क्या है, अंडाणु। तो उनके निर्माण से रिलेटेड काम आपके कौन करता है, FSH करता है। ये दोनों हार्मोन आपके अग्र पीयूष के हार्मोन हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में इनसे पूछ लिए जाते हैं। अब इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है पश्च पीयूष। पश्च पीयूष दोस्तों, पश्च पीयूष जो आपका है, इससे पहला जो हार्मोन निकलता है, काफी सारे नाम हैं दोस्तों। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नाम में ही कहानी छिपी हुई है। ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन,
प्रसव हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन, प्रसव हार्मोन, गर्भपात हार्मोन, है ना, अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, गर्भपात हार्मोन, लव हार्मोन, दुग्ध निष्कासक हार्मोन। अब समझिएगा, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। देखो अंतर समझिए दोस्तों, ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहते हैं, प्रसव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों डिलीवरी के समय जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो बच्चे की जो गति होती है अप एंड डाउन, उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रमाकुंचन, पर्स्टेसिस ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, आई थिंक सो। ठीक है, तो क्रमाकुंचन मतलब अप एंड डाउन बच्चा पुश होता है, तो बच्चे की जो क्रमाकुंचन गति है उसको ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। कई बार ये सही समय से पहले ही बच्चे का क्रमाकुंचन प्रारंभ कर देता है अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा हो जाए, तो जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी, यानी कि अल्प विकसित जो बच्चा है वो पैदा होता है, तो वो गर्भपात भी कभी कभी हो सकता है। लव हार्मोन कहते हैं दोस्तों क्योंकि शारीरिक संबंध की इच्छा जागृत करने वाला हार्मोन है। और दुग्ध निष्कासक हार्मोन दोस्तों, दूध जो महिला के स्तन ग्रंथियों में बना है उसको अधिक से अधिक मात्रा में बाहर मुक्त करवाने का काम। तो दुग्ध मोचक हार्मोन, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, याद रखिएगा, दूध बनाने वाला हार्मोन अग्रपीयूष से निकलता है, क्लियर, लेकिन दूध को बाहर निष्कासित करवाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। और आपने शायद सुना होगा कि मवेशियों में दूध की मात्रा ज्यादा निकालने के लिए किसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन के, जो कि ठीक नहीं होता। ठीक है, आगे बात करें, सेकंड जो हार्मोन है उसका नाम है दोस्तों एडीएच। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। इसी को दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को हिंदी में प्रतिमूत्रल हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमूत्रल हार्मोन। अब ये नाम तो देखो सिंपल है, प्रतिमूत्रल का मतलब है मूत्र के अगेंस्ट, मतलब मूत्र की मात्रा कम करेगा। समझिए दोस्तों, ये क्या करता है? ये हार्मोन किडनी के अंदर, किडनी में मूत्र में से जल का पुनः अवशोषण करवाता है, जल को बॉडी में वापस खिंचवाता है, जल का रीएब्जॉर्प्शन। मूत्र, देखो किडनी में मूत्र बनता है, अब वो मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाना है, क्लियर। अब ये क्या करता है? उस मूत्र में से जल को बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब करवा लेता है ना। इसका मतलब ये क्या करेगा? मूत्र में जल की कमी करेगा, मूत्र में जल की कमी करेगा, मूत्र में जल की कमी करता है। अब मान लीजिए किसी केस में, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एडीएच की ही कमी हो जाए, एडीएच की कमी हो जाए, तो बताओ मूत्र में जल क्या हो जाएगा? मूत्र में जल बच्चों बढ़ जाएगा। बढ़ जाने की समस्या को डायूरेसिस कहते हैं, क्लियर। एडीएच इस डायूरेसिस को रोकता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेकिन अब एडीएच बेचारा कम हो गया तो डायूरेसिस नहीं रुका, डायूरेसिस हो गया, और इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। मैंने बोला था डायबिटीज का एक टाइप और पढ़ाऊंगा, डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से, और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। इंसिपिडस को उदकमेह कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस में मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों ही कंडीशंस में रोगी को मल्टीपल टाइम क्या जाना पड़ता है? टॉयलेट जाना पड़ता है, और बार बार उसको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ये किस में देखने को मिलता है आपको? उदकमेह के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, पिट्यूटरी के अंदर, पश्च पीयूष में। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी कि हम कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हाइपोथैलेमस भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। और ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि जो पश्च पीयूष के हार्मोन हैं, वो पश्च पीयूष के जो हार्मोन हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इनका जो स्रावन है, इनका जो रिलीज है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। तो हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर कहा जाता है। क्लियर बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर। अब बचती है बात दोस्तों टेस्टिस और ओवरी, वृषण और अंडाशय। तो दोस्तों वृषण और अंडाशय हमें अगले टॉपिक में पढ़ने हैं, जनन तंत्र में, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जो आपकी जनन ग्रंथियां हैं वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे, अच्छे से वहां डिस्कस करेंगे जनन ग्रंथियों के बारे में। क्लियर। तो देखा जाए तो हम सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं।
ठीक है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ चुके भाई, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रख लेना पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि के बारे में ऐसा दे, पीयूष ग्रंथि में अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म आ जाए, हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की कमी, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए तो एक जानलेवा बीमारी हमें होती है, याद रखना। इस बीमारी का नाम है साइमंड्स रोग। इस बीमारी में आपके हृदय, लीवर, है ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी डैमेज हो सकता है, साइमंड्स रोग। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए साइमंड्स रोग, जैसे ग्रेव्स रोग मैंने आपको पढ़ाया था, थायराइड ग्रंथि में हाशिमोटो डिजीज पढ़ाई थी, क्लियर। इसी तरह मैं आपको पिट्यूटरी में क्या पढ़ा रहा हूं, साइमंड्स डिजीज, क्लियर। ये कब होता है, जब पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की क्या हो जाए, कमी, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां से देखिएगा दोस्तों। हमारा जो हार्ट है ना, हमारा जो हार्ट है वो भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो हमारे हार्ट के द्वारा भी एक जो एंजाइम है, वो एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है, सुनिएगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है दोस्तों, ये जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या करता है, जो रुधिर वाहिनियों को फैला देता है ना, तो बीपी को कम करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो रुधिर वाहिनियों को फैलाकर क्या करता है, रुधिर वाहिनियों को फैलाकर कम करता है, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह आपकी किडनी से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम आप ध्यान रखेंगे, रेनिन। देखिए रेनिन में आपको पहले भी पढ़ाया था, एक रेनिन एंजाइम भी है, रेनिन हार्मोन भी है। एक रेनिन हार्मोन है और एक किडनी से निकलता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन ब्लड में आरबीसी के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी के उत्पादन में सहायक है, आरबीसी के उत्पादन में सहायक है, क्लियर। अब रेनिन की जब बात चली है तो पहले मुझे बताइए कि रेनिन एंजाइम कहां मैंने आपको पढ़ाया था। पहले आप मुझे बताएंगे कि रेनिन एंजाइम मैंने आपको कहां पढ़ाया था, है ना, या फिर आपने कहीं पढ़ा है तो कहां पढ़ा है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, है ना। अब देखिए समझिएगा, देखो रेनिन जब हार्मोन होगा ना तो स्पेलिंग आएगी रेनिन, RENIN, है ना। और जब एंजाइम की बात चलेगी तो आंसर आएगा रेनिन एंजाइम, RENNIN। तो रेनिन एंजाइम जो है ये कहां पाया जाता है, आपके आमाशय रस में पाया जाता है, जो आपके गैस्ट्रिक जूस में। और वहां पे ये क्या करता है, जो 8 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनमें जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, उसके डाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। दूध को दही में बदलने वाला आपके एंजाइम भी बोला जाता है रेनिन को। तो रेनिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और कंट्रोल में जब बहुत ज्यादा बीपी कम हो जाए तो जनरली ये बढ़ाता है, क्लियर। तो ANF ब्लड प्रेशर को कम करता है, रेनिन ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। और किडनी से निकलने वाला एक और हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, ये दोस्तों आरबीसी के उत्पादन में क्या है, सहायक। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे हृदय के द्वारा भी क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं, और हमारी किडनी के द्वारा भी क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स। और दोस्तों हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथ, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथ यानी हमारे पाचन तंत्र। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब ये, गैस्ट्रिक का मतलब आमाशय, इंटेस्टाइनल का मतलब पथ, इसका मतलब हमारे पाचन पथ से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। पाचन पथ में देखिएगा पहला जो हार्मोन है उसका नाम है दोस्तों गैस्ट्रिन। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कार्य करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन दोस्तों आपके जठर रस में, जो आमाशय रस है, जठर रस में HCl के उत्पादन को प्रेरित करता है। जठर रस में HCl के उत्पादन को प्रेरित करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, क्लियर। और सिक्रेटिन थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में आया था, कहां आया था जानता नहीं, लेकिन आया था यार। सिक्रेटिन दोस्तों आपके अग्नाशय पर कार्य करता है,
अग्नाशय पर कार्य करके, अग्नाशय पर कार्य करके, है ना, जल व बाइकार्बोनेट का उत्सर्जन करवाता है। जल व बाइकार्बोनेट का क्या करवाता है? उत्सर्जन करवाता है। अग्नाशय पर कार्य करता है ना, और किस किस का क्या उत्पादन करवाता है बताइए, है ना, जल व बाइकार्बोनेट का उत्सर्जन करवाता है। और तीसरा दोस्तों कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन इसको बोला जाता है CSK, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों? ये अग्नाशय पर कार्य करता है, अग्नाशय पर कार्य करता है और पित्ताशय पर कार्य करता है। ठीक है, अग्नाशय को अग्नाशय रस के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है कि भैया वो पाचन तंत्र में अग्नाशय रस का उत्पादन करे। ठीक है, और पित्ताशय को दोस्तों पित्त रस के उत्पादन के लिए, पित्त रस के स्रवण के लिए, ताकि वो पित्त रस जो है वो किस में आ जाए? छोटी आंत में। क्लियर? तो हम देख पा रहे हैं हमारे पाचन तंत्र के द्वारा गैस्ट्रिन एक हार्मोन निकलता है जो कि जठर रस में HCl के उत्पादन को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय पर कार्य करके जल और बाइकार्बोनेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो आपके अग्नाशय पर कार्य करके अग्नाशय रस के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, और पित्ताशय पर कार्य करके पित्त रस के उत्पादन के लिए क्या करता है दोस्तों? उसको प्रेरित करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा और जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? यहां तक किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आपको हुई हो तो आप बताएं मुझे। ठीक है, लीजिएगा स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ूं। और अब लास्ट एंड फाइनल आपको एक लिस्ट जो है वो मैं बनवा रहा हूं। ठीक है, एक लिस्ट जो है वो मैं बनवा रहा हूं आपको। क्लियर है ना? वो लिस्ट NCERT की बुकलेट के थ्रू हम लोग लिखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हार्मोन जो है वो अलग अलग चीजों के बने हैं। कोई पेप्टाइड का बना है, कोई अमीनो अम्लों का बना है, कोई स्टीरॉइड का बना है। तो हम जो है उसकी एक लिस्ट लिखने वाले हैं दोस्तों। क्लियर? पेप्टाइड, अब पेप्टाइड से ही एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड बने होते हैं। पेप्टाइड का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। NCERT ने इनको तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। क्लियर? क्योंकि प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है ना? तो इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, इंसुलिन आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ना? ग्लूकागोन आपका यही है, ग्लूकागोन आपका यही है। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो सारे के सारे बताइए किस में आ रहे हैं? बताइए, वो आपके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन उत्तेजना बढ़ाते हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन में जनन हार्मोन, जो आपके जनन हार्मोन हैं कौन कौन? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन और आपके एस्ट्रोजन, तीनों। साथ ही साथ कार्टिसोल, कार्टिसोल कैसा एग्जाम्पल है बताइए, है ना? ओके, ये आपके एग्जाम्पल है स्टीरॉयड का। ठीक है ना? इसके बाद आयोडीन व्युत्पन्न, तो आयोडीन व्युत्पन्न में कौन सा हार्मोन आ जाता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आयोडीन हार्मोन में आ जाता है। और अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, अमीनो अम्ल से बने हुए में आ जाता है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन किससे बना है? अमीनो अम्लों से बना है। क्लियर? तो ये मोस्टली जो NCERT ने हमें टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये लिखा है। ये NCERT की टेबल है जहां से हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्योंकि NCERT से पढ़ना बेटर है इस टाइप की चीजों को। ठीक है, तो देख लीजिएगा, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और पीयूष से निकलने वाले सारे हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन में जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, साथ में कार्टिसोल। आयोडीन हार्मोन में थायरोक्सिन और अमीनो अम्ल व्युत्पन्न में एड्रेनलिन। अकॉर्डिंग टू NCERT हमने लिखा है। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक आपका फिनिश। उठाकर देख लीजिएगा, इस टॉपिक से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी आया होगा, यहां से आया होगा, और अगर कहीं पर भी आएगा दोस्तों यहां से ही आएगा, क्योंकि
टॉपिक को स्टार्ट करके टॉपिक की जड़ तक हम लोग पहुंचे हैं, एक एक ग्रंथि को पढ़ा है, एक एक ग्लैंड को कंप्लीटली डिटेल के साथ पढ़ा है, कंप्लीटली किसी भी टाइप का डाउट नहीं छोड़ा है। लेवल हर टॉपिक में आप जानते हैं वही रहता है जिसके लिए आप हमसे जुड़े हैं और जो आपकी उम्मीद हमसे बनी हुई है। तो हर सेक्शन में, हर टॉपिक में, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री बात कर लें, बायो बात कर लें, बायो में भी कोई सा भी टॉपिक बात कर लें, डिटेल तो भैया पूरी मिलेगी, कंटेंट पूरा मिलेगा। तो आप मेहनत करें, प्रॉपरली नोट्स को स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, जी जान लगाएं और अपने आप को एक लेवल कंटेंट पढ़ने के लिए तैयार करें। क्योंकि दोस्तों इजी सारी दुनिया पढ़ाती है, कुछ नहीं होता उससे। आज का पेपर का लेवल, आज का कंपटीशन का लेवल पता नहीं कहां कब कैसे किस तरह के पेपर से, किस तरह के क्वेश्चन से आपको भिड़ना पड़ जाए। तो दोस्तों अगली कड़ी में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जनन तंत्र में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।